हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर्स के बारे में रिवीजन पॉइंट्स जो है वो आपको बताएंगे, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी स्वतंत्रता के बाद में? तो देखिएगा, इसमें 3 चुनौतियां थी। समायोजन और एकता की चुनौती थी कि भारत को एक कैसे करना है, और इसके अलावा अखंडता कैसे बनाए रखनी है, और विभिन्न प्रांतों को एक कैसे करना है। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। तो लोकतंत्र की स्थापना कैसे करनी है? मताधिकार का प्रयोग करना है, जनता को अपनी सरकार स्वयं चुननी है, इसके अलावा मौलिक अधिकारों को भी जनता को दिया जाना है। तो इन सब के चलते हुए लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए, ये समस्या थी, ये चुनौती थी। तीसरा जो चुनौती थी आपकी, उसमें आपकी चुनौती थी विकास और जन कल्याण की। विकास और जन कल्याण की चुनौती से मतलब है कि किस तरीके से वंचित वर्गों को भी साथ लेकर चलना है और समानता के सिद्धांत को कैसे पालन करना है। इसके अलावा अब सेकंड पॉइंट्स आ जाता है हमारे पास में, राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू के दृष्टिकोण। नेहरू के दृष्टिकोण कौन से थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था, संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे, विज्ञान तकनीकी के विकास के पक्षधर थे, और गुट निरपेक्षता के समर्थक थे। यानी कि दोनों खेमों में से किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो ये था गुट निरपेक्षता के समर्थक। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे, देखिएगा कि अब हमें जो लेकर चलना है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, भारत में विभाजन के चलते हुए क्या हुआ, उनका जो शरणार्थी आए थे उनका विस्थापन कैसे किया गया, उनको कैसे बसाया गया। तो विभाजन की प्रक्रिया में मुस्लिम फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। तो किस तरीके से जो मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र हैं वो कैसे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे, तो ये स्पष्ट नहीं था। सेकंड आ जाता है मुस्लिम क्षेत्रों के भीतर असहमति। कुछ मुस्लिम क्षेत्र ऐसे थे जो कि वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलें, उनका कहना था कि हमें भारत में ही रहना है। तीसरा है कुछ प्रांतों का द्विविभाजन। कुछ ऐसे प्रांत थे जिनका कि विभाजन हुआ, यानी द्विविभाजन का मतलब है कि आधे प्रांत तो पाकिस्तान में चले गए और आधे प्रांत जो है भारत में रह गए। जैसे कि पंजाब सिंध का जो एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया, और इसी तरीके से जो पश्चिमी बंगाल था उसका था पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान के पास में चला गया। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की भी समस्या थी। जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक थे उनके साथ उनकी भी कुछ समस्याएं थी जो कि भारत में रहने के लिए। अब देखिएगा इसी तरीके से पुनर्वास की चुनौती। अब पुनर्वास, जो शरणार्थी आए थे उनको किस तरीके से बसाया जाए, कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो है फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सांप्रदायिकता। उस वक्त बहुत थी, तनाव की स्थिति थी, घृणा थी, हिंसा थी, एक दूसरे के लिए जो है लोगों के मन में बैर भाव था, घृणा थी, और इस तरीके से एक दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ में मारपीट की जा रही थी। अब ऐसे ही सेकंड देखिएगा, सांप्रदायिक क्षेत्रों की समस्या थी। सांप्रदायिक क्षेत्र कौन से थे? उधर लाहौर है, उधर सिंध का इलाका है, इधर कलकत्ता है। तो ये कुछ क्षेत्र जो द्विविभाजन हुआ था कुछ प्रांतों का, उन क्षेत्रों में ये समस्या चल रही थी। तीसरा है शरणार्थी कैंपों की समस्या। शरणार्थी कैंप किस तरीके से व्यवस्थित किए जाए, कैसे उनका खर्च उठाया जाए, किस तरीके से उन लोगों को बिना किसी परेशानी के शरणार्थी कैंपों में उनको शरण दी जाए। इसके अलावा फोर्थ है शरणार्थियों का भय और त्रासदी। शरणार्थी कैंपों में शरणार्थी आ तो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो झेला था, जो त्रासदी झेली थी विभाजन की, और जो वहाँ पर घृणा का माहौल था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके अंदर भय था। अब आ जाइए विभाजन के क्या परिणाम हुए। देखिए विभाजन का परिणाम हुआ, सबसे पहला तो है देशी रियासतों का रजवाड़ों में विलय। विभाजन का परिणाम बहुत सांप्रदायिकता जो लोगों के मन में थी, भारत जो है उसमें बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता फैल चुकी थी। और इसके अलावा और भी था कि किस तरीके से अब देशी रजवाड़े जो प्रांत भारत में रह गए थे उनको कैसे विलय किया जाए, भारतीय संघ में कैसे विलय किया जाए, तो इसका भी था। और उस वक्त 565 देशी रियासतें थी, जो कि उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल ने उन लोगों से भारतीय संघ में शामिल होने का आग्रह किया था। और कुछ लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेक्शन
उसके थ्रू जो है जो भारतीय संघ में शामिल होंगे उस पर एक समझौता करवाया जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेक्शन। अब देखिएगा सरकार का रुख क्या था। सरकार जो थी वो स्पष्ट नहीं थी। देशी रियासतों के लोग भारत में जुड़ना चाहते थे और सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने को तैयार हो गई थी। जैसे कि कुछ क्षेत्र जैसे कि कश्मीर हुआ और आपका ये हैदराबाद हुआ है, मणिपुर है, त्रावणकोर है, इन कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। बाद में कश्मीर को तो एक स्पेशल जो है विशेष दर्जा दिया गया था और त्रावणकोर, मणिपुर, हैदराबाद इनको बाद में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और इसके साथ ही विभाजन के कारणों से प्रदेशों की एकता, अखंडता को भी खतरा हो गया था। तो ये भी था कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाए। तो ये सब जो थी, ये समस्या थी हमारे विभाजन की। और विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई कुछ भी स्पष्ट नहीं था। रातों रात जो है लोग एक देश से दूसरे देश में हो चुके थे। अभी तक सीमाएं भी स्पष्ट नहीं थी, दोनों देशों की सीमाएं जो थी वो भी स्पष्ट नहीं थी। अब चलिए चलते हैं विभाजन के परिणाम। विभाजन के क्या परिणाम हुए। विभाजन के परिणामों में सबसे पहले जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी उसका स्थानांतरण हुआ। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए और कुछ पाकिस्तान से जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे वो भारत की तरफ आए। और दूसरा, सांप्रदायिकता के आधार पर मारकाट मची हुई थी। शरणार्थी शिविरों में शरण ले रहे थे लोग। हिंसक अलगाव हो रहा था। हिंसक अलगाव वही दो गुटों में सांप्रदायिकता के आधार पर हिंसक अलगाव हो रहा था। सरकारी संपत्ति का विभाजन हो रहा था। सरकारी जितनी भी संपत्तियां थी उनका भी विभाजन हो रहा था, जो कि पाकिस्तान में चली गई थी सरकारी संपत्तियां, और जो हमारे प्रांतों से थी उसका भी विभाजन किया गया था, सरकारी संपत्तियों का भी। अल्पसंख्यकों की स्थिति दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति थी और हिंसक और भयावह स्थिति थी। तो इस तरीके से ये विभाजन के परिणाम हुए थे। अब राज्यों का पुनर्गठन। औपनिवेशिक शासन में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रांतों का निर्माण किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का वायदा किया था। देखिए प्रांतों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। जो अंग्रेजी सरकार थी प्रशासनिक आधार पर उन्होंने गठन किया हुआ था, लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पहले ही स्वतंत्रता से पूर्व ही जनता के साथ में ये वायदा किया था कि हम भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन करेंगे। और इसीलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। और संविधान में संशोधन करने के बाद में एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पहले हो गई थी 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में बनाया गया था और इस तरह से संविधान में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है उसको वहाँ पर लागू किया गया था संवैधानिक आधार पर। और स्वतंत्रता के पश्चात जो है कितने राज्य थे, 14 राज्य थे और इसके अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नियोजित विकास, सेकंड चैप्टर आ जाता है हमारा नियोजित विकास। स्वतंत्रता के समय कौन कौन सी समस्याएं थी। एक, कमजोर अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि हमारे पास उस वक्त जो है कोई तकनीक नहीं थी और हमारा देश जो था कृषि आधारित देश था। कृषि के जितने भी उपकरण थे पुरानी थी, कृषि के उत्पादन की जो तकनीक थी वो भी पुरानी थी। तो इसके लिए जो, और सेकंड था निम्न प्रति व्यक्ति आय। जब कृषि के उपकरण पुराने थे तो वो पारंपरिक उपकरण थे और इस आधार पर उत्पादन जो है वो भी बहुत ज़्यादा निम्न था और कृषि प्रधान देश था, इसलिए निम्न प्रति व्यक्ति आय थी। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। निम्न जीवन स्तर था, लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, इसलिए निम्न जीवन स्तर यापन करते थे। और इसके साथ ही कृषि का प्रभुत्व था। ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जो है कौन कौन सी समस्याएं थी। कृषि का प्रभुत्व था, कृषि प्रधान देश था, तो इसलिए कृषि का प्रभुत्व होना वैसे भी बनता है कि कृषि प्रधान देश है, कृषि से ही जीवन यापन होता है, तो कृषि का प्रभुत्व था।
अब विकास के दो विकल्प। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस वक्त ये हुआ कि भाई कौन से विकल्प जो हैं वो चुने जाए। विकास के दो विकल्प थे, वामपंथी और दक्षिणपंथी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, वामपंथी और दक्षिणपंथी। वामपंथी जो थे वो गरीबों के पक्ष में थे और इन वर्गों के लिए सरकारी नीतियों का समर्थन करते थे, वामपंथी। जबकि दक्षिणपंथी जो थे वो खुली बाजार प्रतियोगिता और इसके अलावा विभिन्न तरह की अर्थव्यवस्था में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो, खुली बाजार अर्थव्यवस्था हो। तो ये था दक्षिणपंथी। अब नेक्स्ट है, देखिए नियोजन। नियोजन का क्या अर्थ है, ये नीचे दिया गया है। नियोजन का क्या अर्थ है? नियोजन का सामान्य अर्थ जो है वो ज़्यादातर तो नियोजन का जो हम सामान्य अर्थ लेकर चलते हैं वो ये लेकर चलते हैं कि भविष्य में किए जाने वाले काम के लिए योजना बनाना। और नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। यह विवेकपूर्ण, सचेत और जानबूझकर की गई प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, स्थायी नहीं है। क्योंकि हर नियोजन के लिए एक स्थायी रहना नहीं, परिस्थितियों के अनुसार और तकनीकी के आधार पर नियोजन की व्यवस्था जो है वो बदलती रहती है। इसलिए ये गतिशील प्रक्रिया है और व्यापक समूची गतिविधि में रहती है। जो भी हम नीतियाँ बनाते हैं उसमें ये नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से रहती है। तो ये हो गया आपका नियोजन का अर्थ हो गया आपका। इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ये रिवीजन पॉइंट्स हैं, इनको देख कर जाइएगा। नेक्स्ट हो जाता है विकास के दो मॉडल। विकास किस तरीके से करना है, विकास कैसे होगा, तो इसके लिए दो मॉडल थे। उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था थी जो कि अमेरिका में थी और इसके अलावा साम्यवादी मॉडल था एक सोवियत संघ का। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था जिसमें कि कुछ साम्यवादी और कुछ पूंजीवादी व्यवस्था, इनके दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया था। अब आ जाते हैं कि अब बॉम्बे प्लान क्या था। तो 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने प्रांत में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था जिसे कि बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया था। अब केरल मॉडल क्या था? केरल मॉडल देखिएगा, केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाई गई जो योजनाएं थी उसको केरल मॉडल कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी इस मॉडल में? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। तो इन सब के चलते हुए अब देश स्वतंत्र हो चुका था, प्रांतों का भी बंटवारा हो गया था, प्रांतों को भी संघ में शामिल कर दिया गया था, देशी रियासतों को। और अब जो है, अब देश के लिए योजनाबद्ध विकास करके चलना था, इसलिए योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और इस योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे और इसके बाद में योजना आयोग का नाम बदलकर बाद में नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है, सालों साल ये परंपरा चली आई कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। नीति आयोग किया गया इसका नाम बदलकर। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है वो बनाया गया और नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो है उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। नीति शब्द का विस्तार क्या है? देखिए, नीति आयोग है तो नीति शब्द का विस्तार भी हमें पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नियोजित विकास के मूल उद्देश्य क्या थे? नियोजित विकास के मूल उद्देश्य क्या थे? विकास था, देश का कैसे विकास करना है। आधुनिकीकरण था, आधुनिकीकरण यानी संरचनात्मक और संस्थात्मक विकास करना था। और आत्मनिर्भरता यानी किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना था। सामाजिक न्याय करना था जिसमें कि
वंचित लोगों को और जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार आ सके। आय और धन की असमानता को कम करना था। अब देखिएगा, इसी आधार पर योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो तैयार की। पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, 5 वर्षों के लिए, और इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया, कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, और उसमें बांध और सिंचाई के क्षेत्र में भी निवेश किया गया और बहुउद्देशीय बांध तैयार किए गए। यानी कृषि प्रधान देश था तो कृषि की व्यवस्था जो है वो सुधारनी थी। सिंचाई की व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि हमारे देश में मानसून पर आधारित उत्पादक कृषि हुआ करती थी। मानसून आ गया तो ठीक है, अदरवाइज सूखा पड़ा करता था या फिर बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई है तो बाढ़ आ जाया करती थी। तो इसलिए सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश किया गया, बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई, सिंचाई के लिए तकनीकी जो है उसका इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा हाई यील्डिंग बीज जो है, सीड्स जो है, उनका प्रयोग किया गया, तकनीकी में भी सुधार किया गया, और इसके अलावा जो है चकबंदी भी की गई। जो जोत थे, खेतों के जो जोत थे बहुत दूर दूर थे, उनको मिलाया गया और एक बड़ी फील्ड बनाई गई। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए, पहली में तो कृषि पर व्यय किया गया और कृषि की स्थिति सुधारी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर निवेश किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक हुई थी। तो इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। ध्यान से पढ़िएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है देखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से लेकर 1966 तक चली। 1961 से लेकर 1966 तक चली तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसमें कृषि की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सहकारिता पर भी ध्यान दिया गया। कृषि की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सहकारिता पर भी उसमें ध्यान दिया गया, जिसमें कि दुग्ध पर ध्यान दिया गया। श्वेत क्रांति आई यहाँ पर, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है उसको थोड़ा सा देर से चालू हुई थी। वो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक, इसी बीच जो है बहुत बड़ा आर्थिक संकट हो गया था। इसकी वजह से चौथी पंचवर्षीय योजनाएं देर से शुरू हुई और इसमें गहन कृषि का कार्यक्रम चलाया गया। अनाज के बफर स्टॉक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जो है उसको शुरू किया गया। तो इस तरीके से थर्ड चैप्टर देखिएगा भारत के विदेशी संबंध। विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति के मूल सिद्धांत कौन से हैं? भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध, गुटनिरपेक्षता की नीति, पंचशील के सिद्धांत, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, जाति भेद और रंग भेद का विरोध, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास, निशस्त्रीकरण, मानवीय अधिकारों का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, और भारत की परमाणु नीति। यही जो भारतीय विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत है, यही विदेश नीति के मूल सिद्धांत। नेहरू की विदेश नीति, अगर क्वेश्चन आता है नेहरू की विदेश नीति, तो इन्हीं को पॉइंट्स बनाकर यही नेहरू की विदेश नीति भी है और यही भारतीय विदेश नीति भी है। अब देखिएगा, इसके साथ में अब आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ था? चुनौतियां थी बहुत ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी थी? विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था और हमें ये देखना था कि हमें कौन सा खेमे में जाना है या नहीं जाना है। तो इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। देश में बहुत सी आंतरिक समस्याएं थी, गरीबी थी, बंटवारा था, सांप्रदायिकता थी, लोगों में भय था, अल्पसंख्यकों में भय था, और विदेश नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव। विदेश नीति पर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव होना था कि अगर हम दोनों खेमों में शामिल नहीं हो रहे थे तो हमारी स्थिति क्या होगी, किस तरीके से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाना है। तो ये सारी समस्याएं जो थी
ये उस वक्त थी और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ ये था। अब चलते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता में नेहरू की क्या भूमिका थी, यानी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ औपनिवेशिक सरकार थी, तो नेहरू का कहना था कि हमें संप्रभु रखना है, हमें स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करना है, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं करना है, किसी भी गुट में शरण नहीं लेनी है और क्षेत्रीय अखंडता भी बनाए रखनी है, आर्थिक विकास को भी प्राप्त करना है। तो इसके लिए उन्होंने दोनों खेमों से दूरी बनाई और साथ ही एफ्रो एशियाई एकता का पहला सम्मेलन हुआ था, बाडुंग में हुआ था, 1955 में हुआ था, 1955 में। और गुट निरपेक्षता आंदोलन का यही बाडुंग सम्मेलन में एफ्रो एशियाई यानी जो औपनिवेशिक देश थे, जो एशिया के और अफ्रीका के जो औपनिवेशिक देश थे, उनको साथ लेकर चलना है। वो सभी देश औपनिवेशिक थे और इन्होंने सबने मिलकर जो है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ 1961 में। अब देखिएगा कि नेहरू की विदेश नीति में एक पंचशील के सिद्धांत है। पंचशील के सिद्धांत क्या है? वो कुछ पॉइंट्स 5 पॉइंट्स है। पंचशील जैसे है तो 5 पॉइंट्स है इसमें दिया गया है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करना है। इसके अलावा अन्य देशों पर आक्रमण नहीं करना है। समानता पारस्परिक लाभ की नीति अपनाना है, यानी हमें एक दूसरे देशों के साथ में व्यापार करना है तो कहीं न कहीं जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो व्यापारिक प्रतिबंध हैं, उनको हटा देना चाहिए एक दूसरे जो एफ्रो एशियाई देशों के बीच में। इसके अलावा किसी भी अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, यानी किसी भी देश में कोई भी मामला चल रहा है तो उसमें किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पालन करना है। शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ में आत्मनिर्भरता, अंतर्निर्भरता बनाकर चलना है। ऐसे ही आप देखिएगा कि इसी चैप्टर में आपका कुछ देशों के साथ में संबंध आता है, वो भी आपको देखना है। भारत पाकिस्तान है, भारत चीन है, भारत इजराइल है, भारत बांग्लादेश है, भारत श्रीलंका है, भारत नेपाल है, भारत भूटान है। इनके साथ में कैसे संबंध है, असहमति के कौन से संबंध है और सहमति के कौन से संबंध है, तो इनके आधार पर आपने पॉइंट्स तैयार करके चलना है। अब आ जाइए भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत जो है परमाणु परीक्षण करता है। इसके अलावा भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर 1968 में जो हुई थी उस पर साइन करने से मना कर दिया था। भारत का कहना था कि हम अपने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करते हैं, हम किसी भी तरीके से साम्राज्यवादी शक्तियां नहीं बनना चाहते और हमें अपने शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिए हमें ये करना है। इसलिए भारत ने 1968 में साइन नहीं किए थे परमाणु अप्रसार संधि पर। अब विदेश नीति पर भारत में देखिएगा, विदेश नीति पर मतभेद है। राष्ट्रीय अखंडता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सुरक्षा है, राष्ट्रीय हित, इन सब पर व्यापक सहमति है, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश नीति पर हमारे यहाँ पर मतभेद है। ये कहना है कि वैसे तो गुटनिरपेक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एक गुट को लेकर चलना है। लेकिन ये साथ में ये सारी चीज़ें जो है 1981 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो ये समस्याएं भी खत्म हो गई थी। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। भारत में दल और दलीय प्रणाली। देखिए इसमें सेकंड चैप्टर भी कंबाइंड है, इसमें सेकंड चैप्टर भी है और आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है इसी में ही आपका सेकंड चैप्टर भी मर्ज कर दिया गया है, उसी में मिला दिया गया है। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसकी डेफिनेशन याद करिएगा। राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व क्या है, इनके मौलिक सिद्धांत होते हैं, मौलिक सिद्धांतों पर एकता होती है। इनके जो भी सदस्य होते हैं, राजनीतिक दलों के सदस्यों के बीच जो भी किसी एक दल का सदस्य होता है, इनके सिद्धांतों पर एकता होती है। निश्चित कार्यक्रम होते हैं इनका अपना संगठन होता है, संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देते हैं, अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं। अब पहले 3 आम चुनाव देखिएगा, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे और इसमें कांग्रेस ने 45%
मत प्राप्त किए थे और 74.3% जो है सीटें जीती थी। और यहाँ पर 489 में से 364 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली थी, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी। सेकंड जो है, सेकंड में भी कांग्रेस का वर्चस्व इसी तरीके से रहा। सेकंड इलेक्शन में भी 1957 में हुआ था और उस वक्त भी कांग्रेस का वर्चस्व रहा। और तीसरे आम चुनाव में देखिए, थर्ड जनरल इलेक्शन तक जो है कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1962 में थर्ड इलेक्शन हुआ था, उसमें 73% सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिली थी। लेकिन जब 1962 में इलेक्शन हुआ, इसी बीच 1964 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ हो गई थी, उनका निधन होने से वो जगह खाली हो गई। उस वक्त जो है प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को भी ताशकंद, पाकिस्तान के साथ में एक ताशकंद समझौता हुआ था, तो ताशकंद में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भी, उनकी भी डेथ हो गई। और इस तरीके से वो जो है फिर से रिक्त हो गया। जो इनके उत्तराधिकार की समस्या थी कि किस तरीके से भारत के लिए, भारत में जो उत्तराधिकार है, नेहरू के बाद में भारत का जो उत्तराधिकार है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप देश का शासन कौन चलाएगा, ये बना रहा। और इनके पश्चात जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनको कि सिंडिकेट कहा जाता था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिनका कि पूरे दल पर, कांग्रेस पर अपना एक अलग प्रभुत्व था और उन्हीं के आधार पर कार्य किए जाते थे, जो कि कांग्रेस के अनुभवी नेता थे। उनको क्या नाम दिया गया? सिंडिकेट। तो सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई, जो कि अनुभवी थे, दो उम्मीदवार थे ये उस वक्त प्रधानमंत्री की दौड़ में, और जिसमें कि आपका मोरारजी देसाई थे और इंदिरा गांधी थे। लेकिन इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने, कांग्रेस के सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया इस आधार पर कि ये हमारे दिशा निर्देशन में कार्य करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो है चौथा आम चुनाव हुआ 1967, यानी फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में हुआ। उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि जो उत्पादन में, कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही थी, सूखा पड़ा हुआ था और इस तरीके से मानसून असफल हो गया था, सूखा पड़ा हुआ था और देश में जो है फूड क्राइसिस था, गंभीर खाद्य संकट था। विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी थी। क्यों? क्योंकि निर्यात में कमी आई थी, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई थी। औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आई थी और सैन्य खर्च में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि चीन के साथ में जब युद्ध हुआ था और भारत की हार हुई थी तो 1962 में, तो उस वक्त जो है भारत ने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की थी। अब देखिएगा कांग्रेस का विभाजन 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1969 में राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था, उसमें नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी, ये दोनों शामिल थे। तो उस वक्त जो है सिंडिकेट ने जिस कैंडिडेट को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया था, कांग्रेस में होते हुए भी इंदिरा गांधी ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। और जो वहाँ के प्रभुत्वशाली जो मंत्री थे, उन लोगों से ये कहा गया था कि आप अपनी आत्मा के आधार पर इनको वोट दीजिए। और इस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था उनकी जीत हुई थी। और इसमें नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे और वीवी गिरी जो है वो जीत गए थे, जो कि इंदिरा गांधी के समर्थक थे। तो इस तरीके से 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सिंडिकेट ने जो कांग्रेस बनाई वो कांग्रेस ओ, और इसके अलावा कांग्रेस आर, रिक्विजनिस्ट कांग्रेस और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कांग्रेस का दो भागों में कांग्रेस बट गई। अब जो है संयुक्त विधायक दल। अब ये संयुक्त विधायक दल क्या है? देखिएगा 1969 के इलेक्शन में
एक गठबंधन की राजनीति जो है उसकी शुरुआत हो गई थी और सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर एक दल बनाया था, संयुक्त विधायक दल, यानी कि एक अलायंस बनाया था। और इस तरीके से उन्होंने सभी दलों ने, गैर कांग्रेसी दलों ने एक गठबंधन कर लिया था, उसको बोला था संयुक्त विधायक दल। तो इस तरीके से जो है इसको एसवीडी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से गठबंधन की शुरुआत 1969 में पहली बार 1967 में पहली बार गठबंधन की शुरुआत हुई थी। अब चलिए चलते हैं इसी तरीके से यहाँ आने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में इंदिरा गांधी ने बहुत से बदलाव किए। प्रिवी पर्स, जो कि उस वक्त जो है प्रिवी पर्स आज़ादी के समय जो देशी रियासतों के राजा थे, जो कि प्रिंसेस फैमिली थी, उन लोगों को कुछ भत्ते दिए गए थे, तो उसे प्रिवी पर्स के नाम से जाना गया था। प्रिवी पर्स के नाम से जाना गया था। उनको कुछ आश्वासन दिया गया था कि आपको पूरी संपत्ति रखने का अधिकार है और इसके अलावा आपको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, तो इनको प्रिवी पर्स कहा गया था। अब इसी तरीके से जो है 1971 का इलेक्शन और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। अब देखिएगा कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। 1971 में इलेक्शन फाइट किया गया था। यहाँ पर भी एक ग्रैंड अलायंस बनाया गया था। जो गैर कांग्रेसी जो पार्टियां थी और गैर कांग्रेसी जो नेता थे, उन्होंने सबने मिलकर यहाँ पर भी एक अलायंस बनाया था, एक गठबंधन बनाया था, जिसको कि ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया था। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन को फाइट किया था गरीबी हटाओ के नाम से। अब इंदिरा गांधी ने अल्पमत में आ गई थी इनकी सरकार, और इसी वक्त जो है बहुत सी इंदिरा गांधी की कांग्रेस की स्थिति जो थी वो बहुत ख़राब थी। कांग्रेस का वर्चस्व था वो एक तरह से ख़त्म हो चुका था, और जो विनिंग मेजॉरिटी थी वो भी बहुत कम थी, यानी जो उन्हें मत मिले थे वो भी बहुत कम मिले थे। बस एक तरह से ये कहिए कि कांग्रेस की जो इज्जत थी वो बच गई थी। अब देखिएगा यहाँ सत्ता में आने के बाद में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 1971 में बांग्लादेश एक नया देश जो है वो बना, जिसमें कि भारतीय सरकार ने और ख़ासकर इंदिरा गांधी ने पूरा सपोर्ट किया। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने पूरा उनको सपोर्ट किया और बांग्लादेश जो है वो बना इंदिरा गांधी की। अब यहाँ बांग्लादेश बनने के बाद में अब देखिएगा यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि पहुँच चुकी थी और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। और इसके अलावा यहीं पर नाम दिया गया आयरन लेडी, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का नाम दिया गया। और 1971 में ही जब ये हो गया था, बांग्लादेश का विभाजन हो गया था, 1971 में विधानसभा में इलेक्शन करवाए गए, वहाँ पर भी कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस जो है मेजॉरिटी में रही। अब देखिएगा पुनर्स्थापना, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्प्रतिष्ठा थी। इसके अलावा कांग्रेस का संगठन का जो ढांचा था वो कमज़ोर हो गया था। अब जो है पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के नाम से नहीं जानी जाती थी। अब इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि इंदिरा गांधी के नाम पर ये पार्टी जानी जाने लगी। और इसके अलावा कांग्रेस की प्रकृति में भी परिवर्तन आया था। कैसे आया था? कांग्रेस अब अल्पसंख्यकों को लेकर चलने लगी थी, महिलाओं को लेकर चलने लगी थी, और बेरोजगार नवयुवकों को लेकर चलने लगी थी। तो इस तरह से कांग्रेस की जो प्रकृति थी उसमें भी, कांग्रेस की जो प्रणाली थी उसमें भी परिवर्तन आया। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जो कि आपके क्विक रिवीजन पॉइंट्स थे, इसको आप ज़रूर देखिएगा। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।